साल 2020 में एक फिल्म आई थी, नाम था शिकारा। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी थी। फिल्म का गीत था जो काफी लोकप्रिय हुआ, जिसकी कुछ लाइंस ऐसी है, ए वादी शहजादी बोलो कैसी हो, क्या अब भी वहाँ शहर शिकारा करते हैं, चार चिनार पे वक्त गुजारा करते हैं, क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिसपे बच्चे खेल खिलाना करते हैं, ए वादी शहजादी। अब इस गाने के माध्यम से फिल्म का नायक कश्मीर और वहाँ की कश्मीरियत को याद कर रहा है जो उससे छूट गया। तो कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है साहब कि एक समय ऐसा था जब कश्मीर की बर्फीली फिजाओं से मोहब्बत की खुशबू आती थी। यानी ये जो आज का कश्मीर है वो कभी मिक्स कल्चर के लिए जाना जाता था। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आतंकवाद का जहर ही घुल गया और इस बर्फीली हवाओं से नफरत की महक आने लगी। चलिए आपको बिल्कुल शुरू से बता दूं, क्योंकि पहलगाम अटैक तो एक ट्रेलर है, इससे पहले ना जाने कितनी पिक्चर बनी है ये तो आपको पता ही नहीं होगा। सबसे पहले बात, कश्मीर में करीब 700 साल पहले इस्लाम का डोमिनेंस कैसे हुआ। दरअसल साल 1338 ईस्वी की बात है। ये वही समय था जब पहली बार कश्मीर में किसी मुस्लिम रूलर ने अपने डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, जिसे शाहमीर डायनेस्टी कहा गया। इस डायनेस्टी ने 220 साल तक कश्मीर पर रूल किया। शाहमीर डायनेस्टी का सबसे अत्याचारी रूलर सुल्तान सिकंदर था। वो 1389 में कश्मीर की गद्दी पर बैठा। कश्मीरी विद्वान प्रेमनाथ बजाज उसके शासन को कश्मीर के इतिहास का सबसे काला धब्बा मानते हैं। खैर, सिकंदर के शासन में मशहूर ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदानी के बेटे सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आए। सुल्तान ने उनके लिए खानकाहा बनवाया। खानकाहा एक ऐसी जगह होती है जहां सूफी संत रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वहां रूलर के महल में रह रहे लोगों को स्पिरिचुअली एजुकेट करते हैं। तो मेन बात यह है साहब कि सुल्तान सिकंदर धर्म के नशे में चोर था। सबसे पहले उसने सुहा भट्ट नाम के कश्मीरी ब्राह्मण को अपने मेन एडवाइजर बनाया। इसके बाद सूफी संत सैयद हमदानी ने सुहा भट्ट को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया और नया नाम दिया, मलिक सैफुद्दीन। कन्वर्ट करने के बाद सूफी संत हमदानी अपनी बेटी से ही सुहा भट्ट उर्फ सैफुद्दीन से निकाह कर लेता है। कहा जाता है कि सुहा भट्ट उर्फ सैफुद्दीन के सजेशन पर ही सुल्तान ने कश्मीर के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का फरमान जारी किया था और इसके बाद इस्लाम ना अपनाने वालों से घाटी छोड़कर जाने को कहा गया। उसके शासन में मंदिर तोड़ने का कैंपेन चला। सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में बदल दी गई। लेकिन इसके बाद 1420 ईस्वी में एक रूलर ऐसा भी आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान सिकंदर का बेटा जैनुल आबदीन था। वो अपने पिता की धार्मिक कट्टरता से बिल्कुल उलट था। उसने मंदिरों को फिर से बनवाया, कश्मीर से निकाले गए ब्राह्मणों की वापसी की कोशिश की, जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, उसके आदेश पर महाभारत और कलहण की राज तरंगिणी का फारसी में ट्रांसलेट किया गया। शिव भट्ट नाम के एक विद्वान को उसने अपना पर्सनल डॉक्टर और एडवाइजर अपॉइंट किया। इसके अलावा उसने कई हिंदुओं और बौद्धों को अपने दरबार में भी जगह दी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारा खेल ही खराब हो गया। इस कहानी को जानने के लिए कुछ चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझना होगा। जैसे कि ये बात पूरी दुनिया जानती है साहब कि बंटवारे के वक्त से ही पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता है। इसके लिए उसने 1948 और 1965 में कश्मीर पर हमला भी किया। अब देखा कि युद्ध से कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो वो अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है। दरअसल आजादी से पहले कश्मीर अलग रियासत थी। करीब 2.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत पर डोगरा राजपूत डायनेस्टी के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजाओं ने पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लद्दाख को जीता, फिर 1840 में अंग्रेजों से कश्मीर छीना। उस समय इस रियासत की सीमाएं अफगानिस्तान और चीन से लगती थी। ऐसे में कश्मीर स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंडिया इसे अपने में शामिल जरूर करना चाहता था। लेकिन महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे और विलय से भागते रहते थे। उधर पाकिस्तान के लिए भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण वो भी अपने में मिलाना चाहता था। अगस्त 1947 के दूसरे हफ्ते तक दोनों देशों की ओर से कश्मीर के विलय की कोशिशें जारी रही, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। फिर बाद में पाकिस्तान सपोर्टेड कबायलियों यानी कि एक तरह के मिलिटेंट ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जब कबायलियों की फौज श्रीनगर की ओर बढ़ी तो हिंदुओं की और उनके साथ लूटपाट की खबरें आने लगी। इसके बाद हरि सिंह के पास एक ही ऑप्शन बचा और वो था विलय का। तो आखिरकार हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1948 को भारत में विलय के लिए ट्रीटी लेटर पर साइन किया। इसके बाद अगले दिन कबायलियों को खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी, लेकिन यहाँ यूनाइटेड नेशन के इंटरवेन के बाद युद्ध खत्म हो गया और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पीओके कहा जाता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर भी इसके बाद लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर साल 1989 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ साहब, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस हमले का तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसकी साजिश कैसे रची गई ये शायद ही आपको पता होगा। देखिए, कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट साजिश यहाँ से शुरू हुई। तारीख थी 7 मार्च और साल था 1986। सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीएम थे राजीव गांधी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और स्टेट में गवर्नर रूल लागू कर दिया। गवर्नर रूल के 8 महीने बाद नवंबर 1986 में फिर से जब चुनाव शुरू हुआ तो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस बनाकर चुनाव में खड़े हो गए। इस चुनाव को कश्मीर के लिए टेररिस्ट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी चुनाव में आतंकवाद का पौधा लगा था जिसकी जड़ें आज तक मजबूत है।
इसे ठीक से समझने के लिए चुनाव की कहानी को समझना होगा। दरअसल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में लड़ रहे थे और इस अलायंस को टक्कर देने के लिए जमात इस्लामी और इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जैसी कश्मीर की अलगाववादी पार्टियां एक हो गईं और उन्होंने अपने अलायंस का नाम रखा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इस चुनाव में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की रैलियों में जमकर भीड़ आती थी। चुनाव में मुस्लिम फ्रंट की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया। आरोप लगे कि चुनाव में धांधली हुई और मुस्लिम फ्रंट के उम्मीदवारों को जिताने से रोका गया, यानी मुस्लिम फ्रंट के हिसाब से हारे हुए उम्मीदवारों को जिता दिया गया और जीते हुए को हरा दिया गया। ये वही फ्रंट था साहब जिससे उस वक्त सैयद सलाहुद्दीन अपने असली नाम यूसुफ शाह के नाम से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया। हालांकि उनके अलायंस पार्टनर सैयद अली शाह गिलानी जीत गया, जिसके बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की ओर से हारे हुए ज्यादातर कैंडिडेट्स बाद में आतंकवादी बन गए। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना, जो साल 1989 से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहता है और आज वहीं से यंगस्टर को ट्रेंड करके हमारे कश्मीर साइड वाले कश्मीर में भेजता है। जबकि इसका अलायंस पार्टनर सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर में ही रहा और साल 2021 में बुड्ढा होने के बाद मर गया। अब आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आते हैं मेन और आखिरी सवाल पर कि भाई कश्मीरी पंडितों पर अटैक कैसे और उन्हें कैसे खदेड़ा गया। देखिए, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत 1989 के आखिर में जहरीली हो गई थी। उन्हें लाउड स्पीकर पर चेतावनी देकर कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जाता था। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं कि उस समय कश्मीरी पंडितों और अखबारों में घर छोड़ने की जो धमकियां दी गई थी वो हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर पैड पर दी गई थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF और मुजाहिदीन हिंसा की अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ करीब 2 दर्जन छोटे मझोले इस्लामिक संगठन पंडितों की जान के दुश्मन बन गए थे। सीनियर जर्नलिस्ट और कश्मीर की ट्रेजेडी झेलने वाले राहुल पंडित अपनी किताब आवर मून हैज ब्लड क्लॉट में लिखते हैं कि 19 जनवरी 1990 की रात में मैं सो रहा था। मस्जिद के लाउड स्पीकर से लगातार सीटी बजने की आवाजें आ रही थी। मेरे मामा का परिवार हमारे घर आ चुका था। मामा और पिताजी कुछ बात कर रहे थे, तभी बाहर जोर से आवाज आई, नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर। मैंने ये नारा कुछ दिन पहले DD नेशनल पर आए सीरियल तमस में सुना था। फिर आवाज आई, हम क्या चाहते हैं, आजादी ए जालिमो, ए काफिरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। फिर कुछ देर में नारेबाजी थम गई। जब मेरी माँ ने इसे सुना तो वो कांपने लगी। उन्होंने कहा कि भीड़ चाहती है कि कश्मीर को पाकिस्तान में बदल दिया जाए। तभी माँ किचन की ओर भागी और लंबा चाकू ले आई। उन्होंने कॉलेज जाने वाली मेरी बहन की तरफ देखकर कहा, अगर आतंकी आए तो मैं इसे मार दूंगी, इसके बाद अपनी जान ले लूंगी। देखते देखते पूरे कश्मीर में तबाही मच गई। सरकारी डेटा के अनुसार 1988 से 1991 के बीच जम्मू कश्मीर में 217 हिंदू नागरिक मारे गए थे और करीब 3.5 लाख से 4 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। घाटी से आने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2024 में कहा था, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अब कश्मीर नहीं है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक दिन जरूर आएगा जब कश्मीर का मुस्लिम समुदाय पंडितों के पलायन पर अफसोस जताएगा। फिलहाल देश पहलगाम अटैक के बाद से अफसोस और सदमे में है। देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस सदमे को कैसे हैंडल करती है और आगे क्या एक्शन लेती है। बाकी आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।